हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक हम क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी का कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस किया है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स क्राइम के डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम में आता है हार्म शुड हैव बीन कॉज्ड, मेयर इंटेंशन इज नॉट इनफ। सिर्फ अगर कोई पर्सन क्राइम करने का सोच रहा होगा तो वो इनफ नहीं होगा, वो काफी नहीं होगा, बल्कि किसी ना किसी पर्सन को कुछ ना कुछ हार्म, कुछ ना कुछ इंजरी, कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचाना जरूरी है। सिर्फ मैं सोच रहा हूं क्राइम करने का तो मेरा एक्ट पनिशेबल नहीं है, मेरा सोचना पनिशेबल नहीं है, बल्कि जब तक मैं कोई एक्ट नहीं करूंगा तब तक मुझे पनिशमेंट नहीं होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्राइम का। सेकंड वन इज द हार्म मस्ट बी लीगली फॉरबिडन। एंटी सोशल बिहेवियर इज नो क्राइम अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो भी हार्म मैं किसी को कॉज कर रहा हूं दैट मस्ट बी लीगली फॉरबिडन। सपोज डेफिनेटली मैं किसी को मार नहीं सकता, अगर मारूंगा तो मुझे हर्ट के लिए पनिशमेंट हो सकती है। ये क्या है? ये हार्म लीगली फॉरबिडन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरा पड़ोसी भूखा है और मैं उसको खाना नहीं दे रहा हूं और जिसके वजह से उसको इंजरी होगी फॉर एग्जांपल, तो मैं लायबल नहीं रहूंगा वो इंजरी के लिए, वो हार्म के लिए, क्योंकि वो लीगली फॉरबिडन एक्ट नहीं है। हो सकता है पड़ोसी को खाना खिलाना मेरा एक मॉरल ड्यूटी हो सकती है, बट ये लीगल ड्यूटी मेरी नहीं है। तो जब तक लीगली प्रोहिबिटेड या लीगली फॉरबिडन कोई एक्ट नहीं होता है मुझसे, मैंने अगर फॉर एग्जांपल लीगली फॉरबिडन एक्ट किया और जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो मैं लायबल हूंगा पनिशमेंट के लिए, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी conduct which brings harmful result. There must be a conduct which brings harmful result. मेरा कुछ ना कुछ कंडक्ट होना चाहिए जिसके वजह से किसी पर्सन को हार्म होना जरूरी है। मेरे कंडक्ट का रिजल्ट हार्म होना जरूरी है। अगर मैं कुछ एक्ट करता हूं जिसके चलते आपको कोई नुकसान होता है, आपको कोई इंजरी होती है, तो मैं लायबल हो सकता हूं क्राइम के लिए, अदरवाइज नॉट। मेंस रिया और क्रिमिनल इंटेंट मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर मुझे क्रिमिनली लायबल अगर ठहराना है तो उसके लिए मेरा क्रिमिनल इंटेंट होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि हुएवर फ्रॉड्यूलेंटली, हुएवर डिसऑनेस्टली, इंडियन पिनल कोड के बहुत सारे ऑफेंस का शुरुआत ही सेंटेंस से होता है, हुएवर फ्रॉड्यूलेंटली, हुएवर डिसऑनेस्टली। कि अगर कोई डिसऑनेस्टली अगर किसी के पोजीशन से कोई चीज उठाकर लेकर जाता है तो वो चोरी के लिए लायबल होगा। बट सपोज अगर किसी पर्सन का इंटेंशन, अगर वो गुड फेथ में लेकर जाता होगा, सपोज मोबाइल है, आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल एक ही ब्रांड का है, तो मैंने आपका मोबाइल ये समझकर उठा लिया कि मेरा मोबाइल है और लेकर गया, तो मैंने गुड फेथ में लेकर गया, तो मैं थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। तो जब तक क्रिमिनल इंटेंट नहीं होगा तब तक पर्सन क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। द हार्म कॉज मस्ट बी अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ वॉलंटरी एक्ट। जो भी हार्म कॉज हुआ, जो भी इंजरी हुई पर्सन को, दैट मस्ट बी अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ वॉलंटरी एक्ट। वो वॉलंटरी एक्ट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए। जो मैंने एक्ट किया उसी के कॉन्सिक्वेंस में, उसी का नतीजा, उसी का इफेक्ट आपको हार्म होना जरूरी है, तभी मैं क्रिमिनल लायबल हूंगा, अदरवाइज नॉट। देयर मस्ट बी लीगली प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। जो मैंने एक्ट किया जिसके वजह से आपको नुकसान हुआ, उसके लिए लीगली प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट होना जरूरी है। जैसा मैंने आपके पोजीशन से आपका मोबाइल उठाकर लेकर गया आपके परमिशन के बगैर, क्रिमिनल इंटेंट के साथ, तो मैं 379 में थेफ्ट के लिए लायबल होऊंगा, क्योंकि 379 में लीगली प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है, तो तभी मैं लायबल होऊंगा। तो लीगली प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट होना जरूरी है, तभी पर्सन लायबल होगा, अदरवाइज नॉट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग, तो रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो भी रॉन्गफुल एक्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स ने करना जरूरी है। अगर किसको हम लायबल ठहरा सकते हैं क्राइम के लिए? ह्यूमन बीइंग को। तो ह्यूमन बीइंग ने रॉन्गफुल एक्ट करना जरूरी है।
एनी नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर कोई एनिमल किसी को नुकसान पहुंचाता है तो हम एनिमल को लायबल नहीं ठहरा सकते। सपोज मैंने अगर कुत्ता पाला हुआ होगा, अगर वो किसी को काटता है तो हम कुत्ते को पनिश नहीं कर सकते, मैं लायबल रहूंगा। तो हार्म किसने कॉज करना जरूरी है? ह्यूमन बींग्स ने कॉज करना जरूरी है, एनिमल को हम लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ह्यूमन बींग इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ crime. Although in ancient times have few references wherein animals were held liable and were punished for crime. एंशियंट टाइम में होता था कि क्रिमिनल को भी लायबल ठहराया जाता था, लेकिन रिसेंट टाइम में क्रिमिनल एनिमल की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, बल्कि उसकी ओनर की क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है। तो पहला एलिमेंट है ह्यूमन बींग्स। सेकंड वन इज द फिजिकल एक्ट, दैट इज actus reus. The actus reus is a physical action that a person must take in order to be responsible for criminal act. तो actus reus क्या है? ये एक फिजिकल एक्शन है that a person must take in order to be responsible for a criminal act. सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन ने कोई सोचा तो क्रिमिनल लायबल नहीं होगा जब तक वो कोई एक्ट नहीं करता। तो फिजिकल एक्शन जरूरी है, मैंने कुछ किया जिसके वजह से आपको नुकसान हुआ तभी मैं लायबल होऊंगा, अदरवाइज नॉट। तो फिजिकल एक्शन मस्ट बी देयर। पर्सन कैन कमिट ऑफेंस इवन बाय ओमिटिंग टू डू सर्टेन एक्ट विच ही हैज टू डू। कभी कभी किसी पर्सन की ड्यूटी होती है कोई एक्ट करने की, अगर वो ड्यूटी बजा नहीं लाता, अगर वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करता जिसके वजह से किसी को हार्म हो गया, तब भी उसका वो ओमिशन, वो उसने नहीं किए वाला एक्ट भी फिजिकल एक्ट में, एक्टस रियस में काउंट होगा। देखिए फिजिकल एक्ट में क्या आता है? वॉलंटरी एक्शन, जैसा कि इस इमेज में बताया हुआ है। अगर कोई पर्सन किसी को शूट कर रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टस रियस, वो एक्टस रियस में आएगा और वो उसको शूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ वॉलंटरी एक्शन। जानबूझ के वो किसी को मार रहा है, तो ये फिजिकल एक्ट में आएगा, एक्टस रियस में आएगा। अब देखिए उसके बाद है कंप्लीट एक्ट्स वर्सेस थॉट एंड अटेम्प्ट्स। कंप्लीट एक्ट्स वर्सेस थॉट एंड अटेम्प्ट्स। अगर फॉर एग्जांपल कंप्लीट एक्ट है किसी पर्सन का तो डेफिनेटली वो एक्टस रियस में आएगा, और थॉट है पर्सन का, सिर्फ वो सोच रहा है कुछ करने की, तो वो एक्टस रियस में नहीं आएगा जब तक वो अटेम्प्ट नहीं करता, जब तक उसको वो कंप्लीट नहीं करता। सिर्फ सोचने से पर्सन थॉट एक्टस रियस में नहीं आएगा जब तक वो कोई ना कोई फिजिकल एक्ट नहीं करता है। अब देखिए ओमिशन एज एक्ट्स, ओमिशन एज एक्ट्स। देखिए किसी पर्सन की लायबिलिटी है, सपोज अगर कोई पर्सन की टैक्सेबल इनकम है ना, और अगर वो टैक्स पे नहीं करता है, टैक्स की चोरी करता है, तो ये क्या हो गया? उसने कोई एक्ट किया नहीं, बल्कि उसकी ड्यूटी थी टैक्स पे करने की, उसने टैक्स पे नहीं किया। ओमिशन है, यहां पर एक्ट नहीं है, ओमिशन है। तो ये ओमिशन भी एज एक्ट ट्रीट होगा, वो एक्टस रियस में आएगा, और पर्सन टैक्स की चोरी के लिए लायबल होगा, टैक्स इवेशन के लिए वो लायबल होगा। यहां पर टैक्स पे करने की उसकी ड्यूटी थी, उसने नहीं किया, तो ओमिशन है, तब भी वो लायबल होगा, एलिमेंट वो एक्टस रियस में ही आएगा। देखिए वर्ड्स एज एन एक्ट, समटाइम्स वर्ड्स एज एन एक्ट, कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं है, अगर मैं किसी को चोर कहता हूं तो डिफेमेशन के लिए मैं लायबल होऊंगा। तो समटाइम्स वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं वो भी एक्ट्स के डेफिनेशन में आ सकते हैं। तो डिफेमेशन में क्या होता है? कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है, उसको मारता नहीं है, तो उसका स्टेटमेंट ही एक्टस रियस में आएगा, वर्ड्स एज एक्ट आएगा, और वो लायबल होगा उस एक्ट के लिए। देखिए पोजेशन एज एक्ट, समटाइम्स देखिए ये यहां पर हम देख रहे हैं कि ड्रग्स, अगर किसी पर्सन के पोजेशन में अगर ड्रग्स मिलता है तो वो पोजेशन, ड्रग्स को पोजेस करना ही एक्ट के, एक्टस रियस के डेफिनेशन में आएगा। तो पोजेशन ऑफ ड्रग्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, वो पनिशमेंट में पनिशमेंट उसको होगी, क्योंकि पोजेशन ऑफ ड्रग्स एक्टस रियस के डेफिनेशन में आएगा। अगर कोई आर्टिकल चोरी में यूज हुए होंगे, फॉर एग्जांपल रस्सी दिख रही है आपको, हथौड़ा दिख रहा है, हथौड़ा लॉक तोड़ने के लिए यूज हुआ, रस्सी कूदने के लिए यूज हुई, तो ये जो किसी के पोजीशन में मिलेंगे तो डेफिनेटली वो पोजीशन ही एक्ट के डेफिनेशन में आएगा, एक्टस रियस में आएगा, और हो सकता है पर्सन को पनिशमेंट हो जाए। थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम इज मेंटल स्टेट और मेंस रिया। मेंस रिया इज the mental state that a person has at the time that he or she performs the act that constitute the commission of a crime. तो mental state,
एक्ट करते हुए पर्सन की मेंटल स्टेट क्या थी, ये भी वो एक्ट परफॉर्म करते हुए उसकी मेंटल स्टेट क्या थी। मैंने आपको एग्जांपल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम में बताया कि फॉर एग्जांपल कि वो मोबाइल, आपका और मेरा मोबाइल एक ही ब्रांड का है, वो मोबाइल एक जगह पर था, मैंने वो मोबाइल उठाया, मैं ये समझकर उठाया गुड फेथ में कि मोबाइल मेरा है, मेरा मेंटल स्टेट क्या है, गुड फेथ है, तो मैं क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। मेंस रिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन मुझे पता है कि आपका मोबाइल है और वो पता होते हुए भी मैंने आपके पोजीशन में से आपके कंसेंट के बगैर लेकर गया, तो ये मेरा क्रिमिनल इंटेंट हुआ। तो मेंस रिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर ऑफेंस के लिए लायबल ठहराना है तो। दिस एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट एन एविल माइंड। जब तक एविल माइंड नहीं है, जब तक क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, तो पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्राइम होगा ही नहीं। मैंने गुड फेथ में मोबाइल लेकर गया, मैं क्रिमिनली लायबल नहीं होगा, लेकिन मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मोबाइल लेकर गया तो डेफिनेटली मेरा इंटेंशन क्या था, एविल माइंड था, मेरा क्रिमिनल इंटेंट था, तो मैं चोरी के लिए लायबल हो सकता हूं। मोटिव, अब इंटेंशन में मोटिव आता है, देखिए मोटिव क्या हो सकता है कि मोटिव में भी गुड और बैड, मोटिव गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। कोर्ट मोटिव को कंसिडर करता है। देखिए मोटिव किस तरीके से होता है कि सपोज कि कभी एक चोरी का मोटिव ये हो सकता है कि बहुत सारा पैसा चोरी करना, डिसऑनेस्ट है, मोटिव बैड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन भूखा है, उसको खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो उसने सिर्फ उतनी ही चीज चुराया जिससे वो अपना पेट की भूख मिटा सके, तो यहां पर इंटेंशन भले ही चोरी करना है उसका, लेकिन जो मोटिव था वो मोटिव गुड था। तो इंडिया में मोटिव को कंसिडर किया जाता है पनिशमेंट प्रोवाइड करते हुए। तो मोटिव गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, लेकिन इंटेंशन ऑलवेज बैड ही होगा। दोनों सिचुएशन में, एक तरफ 1 करोड़ की चोरी किया, एक तरफ ब्रेड का टुकड़ा चोरी किया, दोनों में इंटेंशन चोरी करना था, लेकिन दोनों में मोटिव अलग था। एक में मोटिव भूख मिटाना था, दूसरे में मोटिव बहुत सारी दौलत इकट्ठी करना थी। तो दोनों का मोटिव अलग अलग है, लेकिन इंटेंशन दोनों में चोरी करना था। यह डिफरेंस ध्यान में रखिए। इंजरी, अब देखिए क्या है, देयर द इंजरी should be illegally caused to any person in body, mind, reputation or property as according to section 44 of IPC। जो इंजरी है वो लीगली कॉज्ड होना जरूरी है टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन। इंजरी बॉडी को भी हो सकती है, साइकोलॉजी माइंड को भी हो सकती है, रेपुटेशन को भी हो सकती है। किसी को चोर कहा, उसके रेपुटेशन को इंजरी हो गई, वो डिफेमेशन के लिए लायबल होगा। किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, वो प्रॉपर्टी को इंजरी हो गई, पर्सन क्रिमिनली लायबल होगा। किसी के माइंड को इंजर किया, वो भी इंजरी है। बॉडी को इंजरी किया, वो भी इंजरी है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का तीसरा पार्ट था जो इंजरी, जो हमने डिस्कस किया। तो यही थे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। उम्मीद करता हूं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिट्स ऑफ क्राइम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।